नमस्कार। जब भी हम संस्कृति की बात करते हैं तो इसके महत्वपूर्ण अंगों में अपने देश के संगीत और नृत्य की परंपरा की बात अक्सर होती है। संगीत और नृत्य ना हो तो जैसे जीवन और समाज की सारी व्यवस्थाएं अधूरी हैं। हमारी सभ्यता के विकास के साथ ही संगीत और नृत्य के कई रूप हमें तमाम ऐतिहासिक और पुरातात्विक अवशेषों में मिलते हैं। लेकिन क्या हमारी नई पीढ़ी को इन नृत्यों की खासियतों के बारे में पता है? और क्या आज हम जिन गानों और आधुनिक नृत्य शैलियों को देखते हैं, उनमें रम जाते हैं, क्या हमें पता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है? कहाँ से शुरू होता है यह नृत्य का सफ़र और आज अगर हम यह तमाम प्रयोगवादी दौर में आ पहुँचे हैं, तो कैसे? आज की अभिव्यक्ति में हम बात करते हैं अपनी इसी परंपरा की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सियासत के इस खेल में संस्कृति का यह ज़रूरी हिस्सा कहाँ खड़ा है और क्यों इससे जुड़े ज़्यादातर कलाकार बदहाल हैं। क्यों हमारे प्रधानमंत्री विदेश में तो जाकर कलाकारों की पीठ थपथपा आते हैं, लेकिन अपने देश के कलाकारों की सुध लेना उन्हें गवारा नहीं होता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी नृत्य परंपराओं की, जो शास्त्रीयता से निकलकर आधुनिकता के रंग में ढल गई है। और ऐसे वक्त में भी कई ऐसी परंपराएं जीवित हैं जो इस आधुनिकता को नई परिभाषा देती हैं। कीटा धीमिता कीटा टाका दे कणक जम पैरों की यह थिरकन, आंखों की ये मुद्राएं, हथेलियों का ये मूवमेंट और पूरे शरीर में गतिशीलता का ये संगीतमय संगम। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की यह अद्भुत शैली आपको किसी अलग दुनिया में ले जाती है। बेशक आज के दौर में नृत्य की परिभाषा बदल गई हो, इसे लेकर नई पीढ़ी का नज़रिया बदल गया हो और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इस पर हावी हो गया हो, प्रयोगशीलता के कई आयामों से गुजरती हुई तमाम नृत्य शैलियों में कई रंग भर गए हों, लेकिन नृत्य की भाषा और अपने देश की संस्कृति में इसकी निरंतरता कभी कम नहीं हो सकती। आखिर ऐसा क्या है जो आज भी दुनिया जहान में कथक और दूसरे शास्त्रीय नृत्यों के प्रति नई पीढ़ी को आकर्षित करता है? और क्या है हमारी संगीत और नृत्य परंपराओं में जो अलग अलग देशों के कलाकारों को अपनी ओर खींचता है? दरअसल भारत में नृत्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, दर्शन, आध्यात्म और समाज का आईना रहा है। एक ओर हजारों वर्षों की परंपरा से विकसित शास्त्रीय नृत्य हैं, तो दूसरी ओर वो आधुनिक नृत्य शैलियाँ जो वैश्विक प्रभाव, नई तकनीक, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और समकालीन मुद्दों से प्रभावित होती है। अगर तकनीक की बात करें तो अब इसमें कई नए कलात्मक आयाम जुड़ गए हैं, जहां शास्त्रीय नृत्य आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और कथात्मक शैली के साथ साथ अपने एक खास व्याकरण और परंपरा से जुड़ा है। संगीत राग, ताल आदि पर आधारित है। इसके अपने कठोर नियम हैं और यह पूरी तरह एक साधना की तरह है। वहीं आधुनिक नृत्य में नियम लचीले हैं, मनोरंजन इसका मुख्य मकसद है और प्रयोग के नए नए रूप हैं, जैसे पॉप, जैज, इलेक्ट्रॉनिक, फ्यूजन आदि। अगर हम नृत्य के तमाम रूपों पर चर्चा करें तो अपने देश में लोक नृत्य की सैकड़ों शैलियां हैं और पारंपरिक शास्त्रीय नृत्यों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से ऐसी 8 शैलियां हैं जिसे हमारी सरकार मान्यता देती है। इनमें प्रमुख और सबसे पुराना है तमिलनाडु का भरतनाट्यम। अन्य शैलियों में उत्तर भारत का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ओडिशा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम और असम का सत्तरिया।
एक नवी नृत्य शैली है छऊ, जो आमतौर पर ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। हालांकि यह लोक नृत्य की शैली में आता है। लोक नृत्यों का अपना संसार है जो काफी बड़ा है, चाहे वो भांगड़ा हो, गिद्धा हो, गरबा हो, डांडिया हो, बिहू हो या घूमर, लावणी कालबेलिया हो या फिर करगट्टम। बेशक इन दिनों लोक नृत्यों और परंपराओं की बातें खूब होती हैं और इनमें से कई शैलियों का असर फिल्मों और समकालीन मंच प्रस्तुतियों में भी नजर आता है। जबकि आज के दौर में जो नए नृत्य हैं, जिन्हें आमतौर पर कंटेम्पररी डांस कहते हैं या फिर बैले, हिप हॉप, ब्रेक, साल्सा, बॉलरूम, स्ट्रीट डांस से लेकर फ्री स्टाइल डांस तक, जिसे आप आमतौर पर फिल्मों में देख सकते हैं, उसका असर इन दिनों सबसे ज्यादा दिखाई देता है। एक जमाना था जब नृत्य गुरु शिष्य परंपरा और घरानों तक केंद्रित हुआ करते थे, चाहे वो लखनऊ, बनारस या जयपुर घराना हो या फिर रायगढ़ से लेकर रामपुर तक। घरानों की संस्कृति अब बेशक सिमट चुकी हो, लेकिन आज के दौर में गुरु शिष्य परंपरा अब भी थोड़ी बहुत बाकी है। खासकर बड़े शहरों और महानगरों में तो तमाम तरह के डांस स्कूल और कुछ नामी गिरामी कलाकार नई पीढ़ी को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये परंपरा भी अब बच पाएगी या नहीं। दरअसल यहाँ भी पूंजी का खेल और इसके व्यवसायीकरण ने कलाकारों में वो मिशन का भाव खत्म कर दिया है, जिससे ये आगे तक पारंपरिक अंदाज में चल सके। इसका स्वरूप अब मंचों और भव्य आयोजनों तक तो सिमटा ही है। कलाकारों के भीतर बड़े पर्दे से लेकर कमाई की बढ़ती चाहत ने इन कला रूपों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। सरकारी स्तर पर न सही, लेकिन आज भी नृत्य को उसके पारंपरिक रूपों में बचाने की कोशिशें जारी हैं। जैसे मैंने कहा कि हमेशा शास्त्रीय नृत्य का हमेशा लिमिटेड ऑडियंस रहा है और लिमिटेड ये आज भी ये जो मॉडर्न यंग लड़कियां हैं, छोटे छोटे, ये कोई भी शास्त्रीय नृत्य, वो कथक हो या भरतनाट्यम हो या ओडिसी हो या कुचिपुड़ी हो, फलाना ठिकाना जो भी हो, वो एक दिन कि आपने 10 दिन का वर्कशॉप किया और सीख के और डांसर बन गए, ये हो ही नहीं सकता है। उसमें सालों की मेहनत, सालों का, और बहुत खून पसीना बहाना पड़ता है। तो वो अब जो ये डेडिकेशन मांगता है, ये साधना मांगती है, ये बहुत लोग उससे भाग जाते हैं, जो कि आज करके थोड़ा सीख करके कल फलाने शो में डांस करना, ये वो तो उनकी रवैया ही अलग है। तो वो तो, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि इसमें से इतने लोग हैं, बच्चे हैं, कि नियमित रूप से आते हैं, सीखते हैं। लेकिन असली मुश्किलें उन कलाकारों के साथ हैं जिनके लिए उनका हुनर उनकी रोजी रोटी नहीं चला सकता। सरकार उनके लिए कुछ खास करती नहीं। हमेशा असरदार और रसूखदार परिवार या कलाकार ही इसका फायदा उठा पाता है और कला को जीवित रख पाता है। ऐसे में इस पारंपरिक कला और इसके कलाकारों को कैसे बचाया जाए, ये आज की बड़ी चुनौती है। और अब आपको बताते हैं एक ऐसे फिल्मकार की कहानी जिसने हिंदी सिनेमा में क्लासिक को एक नई दृष्टि दी, नई पहचान दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिमल रॉय की, जिन्होंने यथार्थवादी सिनेमा की नींव रखी। मजबूर होकर उसकी जायदाद तो जमीन नीलाम करनी पड़ रही है। मुझे भूत से डर नहीं लगता। भूत से नहीं, पर आदमी से तो डर लगता। आपकी आंखों में अजीब सी प्रज्ञा है। जी, अगर आप लोगों की यही राय है तो मैं ये चेक जिम्मेदार साहब को सौंप। हिंदी सिनेमा के बड़े और महान फिल्मकारों का जब भी जिक्र होता है तो अक्सर नाम आता है राज कपूर, गुरुदत्त, सत्यजीत रे और बिमल रॉय सरीखे फिल्मकारों का। बिमल रॉय को जब हम याद करते हैं तो इसलिए क्योंकि उन्होंने भी मनोरंजन और सामाजिक यथार्थ के बीच एक ऐसा पुल बनाया जिस पर चलते हुए भारतीय सिनेमा ने नई दिशा पाई। आज जब फिल्मों में तकनीक, वीएफएक्स और करोड़ों के बजट की चर्चा होती है
तब विमल रॉय की फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि सबसे बड़ी तकनीक इंसान की संवेदना होती है। वह 12 जुलाई 1909 का दिन था जब तत्कालीन पूर्वी बंगाल के सुबापुर गांव में एक छोटे से जमींदार परिवार के घर विमल रॉय पैदा हुए। बचपन में ही पिता गुजर गए और परिवार से जमींदारी छिन गई। तब विमल इंटरमीडिएट में पढ़ते थे। आर्थिक संकट की वजह से उन्हें अपने छोटे भाइयों और माँ के साथ कोलकाता जाना पड़ा। फिल्मों का शौक बचपन से था और रंगमंच उनका पहला प्यार था। नाटकों में उन्हें कई बार महिला पात्रों की भूमिकाएं भी निभानी पड़ी। वे एक बेहतरीन चित्रकार और फोटोग्राफर थे। भटकते हुए वह कोलकाता के न्यू थिएटर्स से जुड़े और वहां कैमरा असिस्टेंट बन गए। बाद में उन्होंने 1934 में डाकू मंसूर और 1936 में देवदास जैसी फिल्मों में सिनेमेटोग्राफर का एक बेहतरीन रूप दिखाया। फिर स्वतंत्र रूप से फिल्में बनाने लगे। 2 बीघा जमीन, सुजाता और बंदनी जैसी यादगार फिल्मों के जरिए उन्होंने भारतीय सिनेमा के यथार्थवाद की एक नई मिसाल कायम की। 1953 में आई 2 बीघा जमीन केवल एक फिल्म नहीं थी, बल्कि भारतीय किसान की त्रासदी का दस्तावेज थी। एक किसान जिसकी जमीन छिन रही है, एक पिता जो शहर में रिक्शा चलाने को मजबूर है और एक व्यवस्था जो गरीब को लगातार कुचलती जाती है। उनकी फिल्मों में गरीबी है, लेकिन गरीबी का तमाशा नहीं। आंसू है मगर भावुकता का व्यापार नहीं। यही वजह है कि 2 बीघा जमीन को कान फिल्म समारोह में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। इसे भारतीय समानांतर सिनेमा की आधारशिला माना गया। विमल रॉय की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वे किसी विचारधारा का भाषण नहीं देते थे। वे केवल इंसानों की कहानियां सुनाते थे और उन्हीं कहानियों में समाज का पूरा चेहरा दिखाई देता था। उन्होंने देवदास में प्रेम और आत्मविश्वास को केंद्र में रखा तो परिणीता में सामाजिक रिश्ते को, सुजाता में जाति व्यवस्था पर तीखा सवाल उठाया तो बंदनी में एक स्त्री मन की संवेदनशीलता को सामने लाने की कोशिश की। वहीं मधुमती में पुनर्जन्म की रहस्यमय कथा को खूबसूरती से अंजाम दिया। बेशक उनकी हर फिल्म का विषय अलग होता, लेकिन केंद्र में रहता सिर्फ इंसान। बंदनी ने उस दौर में महिला की स्वतंत्र पहचान और उसके मनोविज्ञान को सामने रखा। वहीं परख में गांव, लोकतंत्र और नैतिकता पर व्यंग किया। यानी विमल रॉय का सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ एक मजबूत सामाजिक हस्तक्षेप भी था। चाहे ऋषिकेश मुखर्जी हों, गुलजार हों, सलील चौधरी हों या नबेंदु घोष, बासु भट्टाचार्य हों या असित सेन, सब ने विमल रॉय के साथ काम करके ही अपनी पहचान बनाई और यथार्थवादी सिनेमा की बुनियाद रखी। जाहिर है विमल रॉय एक संस्था बन गए थे जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए वो सच दिखाया जो कहीं न कहीं आज भी कमोबेश उसी तरह मौजूद है। आज भी किसानों की आत्महत्या होती है, जाति व्यवस्था पर बहसें होती हैं, महिलाओं की स्वतंत्रता का सवाल कायम है, बेरोजगारी और पलायन की कहानियां खत्म नहीं हो रही। यानी जिन मुद्दों पर विमल रॉय ने 60-70 साल पहले फिल्में बनाई, वे आज भी भारतीय समाज के सामने मौजूद हैं। यही वजह है कि उनका सिनेमा पुराना नहीं लगता और वो आज भी समकालीन दिखाई देते हैं। उन्होंने बेशक एक छोटी सी जिंदगी जी, लेकिन जितना भी उन्होंने काम किया वह उल्लेखनीय है। महज 56 साल की उम्र में 1966 के जनवरी में उनका निधन हो गया। बेशक आज का सिनेमा तकनीकी तौर पर पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध है, लेकिन क्या उसकी कहानियां भी उतनी ही गहरी हैं? ऐसे में विमल रॉय को याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्होंने साबित किया कि बिना शोर किए भी व्यवस्था पर सवाल उठाए जा सकते हैं, बिना भाषण दिए भी समाज को आईना दिखाया जा सकता है और बिना करोड़ों रुपए खर्च किए विश्व स्तरीय सिनेमा बनाया जा सकता है। अभिव्यक्ति में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।